बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर चैनल नॉलेज फीस्टा और मैं हूं आपका टीचर आसिम नूर। आज मैं आपको कोई टॉपिक तो डिस्कस नहीं करने वाला आप लोगों को, लेकिन आपको मैं एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर जो MD कैट है उसमें बच्चों को फ़िज़िक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। लेकिन जब तक आपको अपने पेपर बनाने वाले का नहीं पता होगा ना कि पेपर बनाने वाला कैसा बनाएगा, तो आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए आज का लेक्चर आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। लेक्चर कोई नहीं है, छोटा सा वीडियो है, ये आपके लिए बहुत कीमती वीडियो रख रहा हूँ मैं आज कि कितनी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं आपके MD कैट के अंदर, और आपने अपने सिलेबस को किस तरह से लेकर चलना है और क्या क्या चीज़ें और किसी टॉपिक के कौन कौन से एंगल्स को, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को देखना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आज आप अटैम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लाइक बुक की इंफॉर्मेशन, बुक की लाइंस आ सकती हैं, डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि जी एंट्री टेस्ट एग्जाम में डेफिनेशन कौन सी आ सकती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। मसलन मैं एग्जांपल साथ साथ हर चीज़ की मैं एग्जांपल दूंगा मैं। अब ये तो नहीं होगा कि आपको ऊपर लिखा होगा जी डिफाइन फलां 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 तो आप डेफिनेशन लिखने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में बताएगा जी द क्वांटिटी पर्टिकुलर क्वांटिटी डिफाइंड एज 4 ऑप्शन में 4 डेफिनेशन लिखी होंगी, आपको 4 डेफिनेशन में से करेक्ट डेफिनेशन चूज़ करना होगी। अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं कि वो डेफिनेशन को मिक्स कर जाते हैं, डेफिनेशन याद नहीं की थी उन्होंने, तो वो इसी गम में बेचारे रह जाते हैं कि जी हमने डेफिनेशन याद नहीं की। तो इसलिए आपने सबसे पहले हर क्वांटिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है पहला क्वेश्चन। तो नंबर 1 मैंने क्या बोला, डेफिनेशंस, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन MCQ, ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है थ्योरी बेस्ड, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन होगी किसी किस्म की या कोई कॉन्सेप्ट होगा, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले इंफॉर्मेशन बेस्ड। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, ये बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत कम, लेकिन फिर भी ये हो सकते हैं। अगर हम प्रीवियस पेपर पास्ट पेपर में अगर थोड़ा ज़्यादा पीछे जाएंगे तो हमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs भी पेपर में आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ किसी भी किस्म की जो बुक में लिखी हुई है, साइड टेबल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में एक लिखी हुई है कि हेलमेट वाली एग्जांपल लिखी हुई है, साइड पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट्स होते हैं, हम उनको अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। वो एग्जांपल बताने लगा था आपको, हेलमेट वाली एग्जांपल दी हुई है जी कि आपको हेलमेट में अंदर से पैड किया होता है, क्यों पैड किया जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम करने के लिए, ठीक है जी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। तीसरी बात, कंसेप्चुअल MCQs। अब कंसेप्चुअल MCQs की मैं आपको पास्ट पेपर से एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी 2017 की बात है, ये आपको याद है 2017 में MD कैट के 2 पेपर हुए थे। एक जिसे सुना था कि वो लीक हो गया पेपर, फिर उनको रिकंडक्ट किया था। तो जब पेपर लीक हुआ था उसमें से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एक पेपर क्वेश्चन था उसके अंदर, उसमें एक वायर में से एक करंट बताया गया था और उसने बताना था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई थी, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स पाम रूल यूज़ करते हैं जी, ये वाला कि ये होता है करंट, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पाम हमारी फोर्स को डिनोट करती है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, मोस्ट स्टूडेंट ने वही काम किया जी कि ये करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को प्लेस किया, तो ये जो आंसर आया पाम के अकॉर्डिंगली वो आंसर लगा दिया। जबकि वो मोस्ट स्टूडेंट का आंसर गलत था। क्यों? स्टेटमेंट में उसने वर्ड यूज़ किया था कि जो करंट हमने आपको बताया है, ये शो किया, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रूल हम राइट हैंड पाम रूल या आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या ये वाला क्रॉस रूल यूज़ करते हैं, उसमें ये सारे रूल्स पॉजिटिव चार्जेस के लिए या कन्वेंशनल करंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मतलब जो डायरेक्शन करंट की गिवन थी
आपने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है। फ़र्ज़ के लिए अगर वो करंट राइट साइड पे, मुझे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन में याद नहीं है, सपोज कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ के लिए करंट को राइट साइड पे डिनोट किया गया था, तो स्टूडेंट ने इसको रूल ऐसे अप्लाई किया था, जबकि रूल ऐसे अप्लाई होना था कि करंट को आपने लेफ्ट पे चूज़ करना था। रीज़न क्योंकि हम ये रूल अप्लाई ही कन्वेंशनल करंट के ऊपर करते हैं, जबकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि ये जो करंट बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट से अपोजिट होती है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्चुअल वर्क है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन तो हर बच्चा कोशिश करता है कि करें। मिस होता है तो डेफिनेशन बेस्ड मिस होती चीज़ें, बच्चे डेफिनेशन याद नहीं करते। ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को बड़ी इन्फॉर्मेशन याद रहती है, मुझे पता है कि रट्टा बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़े वीक हो जाते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं। और अब आ जाते हैं जी थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चंस की तरफ। कोई भी फार्मूला है आपके पास, पूरी बुक में, पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी है ये लेवल्स में, जो आप फार्मूला है, चौथी तरह का क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होगा। फार्मूला बेस्ड। अब फार्मूला बेस्ड क्या होगा? अब फार्मूला बेस्ड में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। नंबर 1 जी, पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आ सकता है जी। न्यूमेरिकल से मुराद ये है कि आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, कोई एक क्वांटिटी के बारे में पूछा जाएगा। मसलन अगर मैं आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लूँ मैं, तो अगर आपको कोई ऐसी क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फ़र्ज़ करो कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होना है, तो आपको क्या कुछ गिवन होगा? आपको एक्सेलरेशन गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, और आपसे फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा जाएगा। यानी आपको डाटा गिवन होगा और आपने उस डाटा के अकॉर्डिंगली फार्मूला यूज़ करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड आंसर देगा। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस फार्मूला से होगा। तो फार्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकेंगे। दूसरी तरह का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्राफिकल होगा। ग्राफ, फॉर्मूला बता दिया जाएगा और ग्राफ पूछा जाएगा, जैसे ग्राफ कैसा होगा, या फॉर्मूला भी नहीं बताया जाएगा, ग्राफ पूछ लिया जाएगा। उसके लिए भी आपको अगर कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ चुका है कि कूलम्स लॉ के अंदर जो फोर्स होती है, कूलम फोर्स, और जो चार्जेस के दरमियान में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उनका आपस में ग्राफ कैसा होगा। तो अगर आपको कूलम लॉ का फॉर्मूला याद होगा तो ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे। अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड की प्रॉब्लम है तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने सिर्फ ग्राफ के ऊपर बताया है, ग्राफ की टेक्निक बताएंगे, किस जितनी भी तरह के ग्राफ मैंने आपको समझा दी है वो देखने जाके आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है। तीसरी तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है जी डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन वाला ग्राफ, और ग्राफ कह रहा हूँ क्वेश्चन। आपको फार्मूले में पता होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको अगर फार्मूला याद हो तो आपको डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन बता सकते हैं। मसलन मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ जी कि जैसे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा सिंपल है, तो जब भी डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन चूज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो v और लैम्डा का आपस में डायरेक्ट है, ठीक है। तो जो तीसरा फैक्टर बचेगा f, आपको उसको क्या रहना पड़ेगा? कांस्टेंट। याद रखिएगा जब भी आपने किसी का डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन यूज करना हो तो आपने ऑल फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, सिर्फ उन 2 फैक्टर्स को चेक करना है जो आपने चेक करना है। फर्स्ट कर v और लैम्डा को चेक किया तो f को आपने कांस्टेंट रखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि f कब कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तब कांस्टेंट रहती है जब मीडियम चेंज होता है। यानी ये फार्मूला सिर्फ तब वैलिड होगा जब फ्रीक्वेंसी से कांस्टेंट रहेगी, यानी मीडियम चेंज हो रहा होगा, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी फार्मूला से अगर मैं f और लैम्डा का करूँगा तो f लैम्डा इधर आएगा तो f और लैम्डा का आपस में क्या आ जाएगा? f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लेकिन इस केस में क्या होगा? तीसरा फैक्टर जो कि वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। अब आपसे सवाल किया जाता है कि एक वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर गई है, तो उसका लैम्डा डबल हो गया है, तो बताएं इसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। तो मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लैम्डा डबल करोगे वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी डायरेक्ट रिलेशन आ गया।
लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करोगे वेवलेंथ कम होगी, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे मर्दों की और औरतों की अगर आप सेम मीडियम में, इधर मर्द बोल रहे थे, औरत बोल रही है, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसे औरतों की साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा बोलती हैं तो औरतों की साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उनकी वेवलेंथ कम होगी, लेकिन स्पीड उतनी ही होगी जितनी मर्दों की स्पीड, आवाज़ की जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है। क्योंकि मर्दों की फ्रिक्वेंसी कम है, साउंड की तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो बहरहाल ये डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जी ये जो मैं रिलेशन बना रहा हूँ डायरेक्ट या इन्वर्स, ये किस कंडीशन में अप्लाई होना है, किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होना। मसलन मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। वैसे ही इसलिए टॉपिक एमडी कैट वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन एक जर्नल व्यू के लिए ई कैट वाले भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सुनिए ज़रा। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी √2gr, एक ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, और एक फार्मूला पढ़ा हुआ है √2gm/r। अब आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का r के साथ डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का r से इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, यानी एक ही क्वांटिटी दोनों फार्मूला बुक में लिखे हुए हैं, तो कौन सा ठीक माना जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, क्या यह मुझे डायरेक्ट वाला रिलेशन चूज़ करना है या इन्वर्स वाला। तो आप देखें स्मॉल जी जो कांस्टेंट नहीं होता वो वेरिएबल होता है। ये स्मॉल जी हाइट पे जाने से, पोल इक्वेटर पे जाने से, ज़मीन के अंदर जाने से जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो पूरी कायनात के जहाँ मर्जी हिस्से में चले जाएं जी कांस्टेंट रहेगा, और है मैस ऑफ अर्थ जो भी कांस्टेंट है। तो इसलिए इन दोनों में से जो ज़्यादा वैलिड रिलेशन बनता है वो इन्वर्स वाला बनता है। तो आपको ये डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन की पहचान होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि डबल करने से हाफ होगा, या डबल करने से डबल होगा, यहाँ ऊपर स्क्वायर रूट है। मसलन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर रेडियस को डबल किया जाए या अगर 4 गुना कर दिया जाए तो ये 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट भी आ रहा है। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, क्योंकि मैं ये टॉपिक में बताता रहता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ। फिलहाल आपको डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, फार्मूला कौन सा यूज़ होना है। जैसे एग्जांपल मैंने करवाई है, एक ही फार्मूले में डायरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है, ग्राफिकल बेस्ड हो सकता है, डायरेक्ट इन्वर्स हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 वैल्यूज गिवन हो, और 4th अननोन हो से पूछा जाए, आपसे अननोन को पूछा जाए। मसलन आपसे कहा जाता है कि मैं अगर आपको एक रिलेशन बताता हूँ, लाइक फॉर्मूला आता है जी वॉल्यूम का और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है डायरेक्ट, ठीक है, ये आप जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा। आपसे कहा जाता है जी कि 300 केल्विन पे गैस का इतना वॉल्यूम है, तो अगर मैं टेम्परेचर को 950 केल्विन कर देता हूँ तो फिर वॉल्यूम कितना होगा। यानी 2 टेम्परेचर की वैल्यूज़ गिवन है और एक वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, 3 वैल्यूज़ गिवन है और चौथी पूछी गई है। तो डायरेक्ट से हम क्या करेंगे, अगर रेशियो ऐसे बनती है तो बना लेंगे रेशियो V1/V2 = T1/T2। अब ये चीज़ें मैं सिखा नहीं रहा, ये तो मेरे लेक्चर में होती हैं, तो सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन की एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप मेरे लेक्चर से सीख सकते हैं कि कैसे डायरेक्ट इन्वर्स, ये सारी चीज़ें मैं अपने लेक्चर में बयान करता हूँ। तो देखिए इसमें से आपको जो भी V2 अननोन होगी तो V1 भी गिवन होगा, T1 भी गिवन होगा, T2 भी गिवन होगा। तो इन 4 चीज़ों में से कोई सी 3 गिवन होंगी, चौथी आपको फाइंड करने को कहा जाएगा। तो न्यूमेरिकल फार्मूला में से न्यूमेरिकल बेस्ड ये वाला डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, ग्राफ, और ये, और तीसरी बात वही बेसिकली डायरेक्ट ये इन्वर्स रिलेशन से आएगा इंक्रीज या डिक्रीज, वो बेसिकली डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो फिर भी मैं अलग कर रहा हूँ जी कि कहते हैं जी एक क्वांटिटी को बढ़ा दिए तो बताएं दूसरी कम होगी या बढ़ेगी। तो वो अंडरस्टूड सी बात है, आपको देखना पड़ेगा कि जैसे अगर इस रिलेशन में देखा जाए तो आर के बढ़ने से एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी, जबकि इस फार्मूला के मुताबिक आर के बढ़ने से वी एस्केप वेलोसिटी कम होगी। तो फिर वही बात आ जाती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, कौन सा फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो उन फार्मूला की सिचुएशंस का पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, लाइक उसको कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि प्रेशर का वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, असल सवाल यह होता है
तो आपको देखना पड़ेगा कि जी के अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं कहता हूँ कि ए और बी का आपस में डायरेक्ट है। अगर ए और बी का डायरेक्ट है, दोनों की पावर 1 1 है, तो इसको जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही ये बढ़ेगा, उतना ही ये बढ़ेगा। यानी अगर ये भी 1 टाइम बढ़ा है तो ये भी 1 टाइम बढ़ जाएगा, ये 2 टाइम बढ़ाया 2 टाइम बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ाया 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। सही है। अगर ऐसा आता है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर है, अगर आप इसको 2 गुना बढ़ाओगे ना तो ये 4 गुना बढ़ेगा, इसको 3 गुना बढ़ाओगे तो ऊपर स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट मतलब ये बढ़ है। बात को ऐसे होता है जी a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b बढ़ाओगे a कम होगा, जितना बढ़ाओगे उतना कम होगा। अगर 2 गुना बढ़ाया है तो 2 गुना कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे है कि a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, इसको 2 गुना बढ़ाओगे ये 4 गुना कम होगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। बात का ऐसे होता है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट b, इसको 4 गुना बढ़ाओगे ये 2 गुना बढ़ेगा क्योंकि 4 का लेना स्क्वायर रूट आप लोगों ने, ये 2 गुना हो जाएगा। बात का ऐसे होता है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट b, इसको 4 गुना बढ़ाओगे ये 2 गुना कम होगा, 2 गुना नीचे को एरो। तो बहरहाल ये आपको मैंने पॉसिबिलिटीज़ बता दी, ये चीज़ें आपको मेरे लेक्चर में मिलती रहती है। या तो आज तो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि आपको कि कोई भी चीज़ तैयार करनी है फिज़िक्स में तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और उस टॉपिक के अंदर जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए, और फार्मूले से रिलेटेड ग्राफ बनाना चाहिए, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उसके डायरेक्ट इन्वर्सेशन कौन से अप्लाई होते हैं, ये रेशो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, रेशो वाला बता दूँ यहाँ पे, रेशो ये बेसिकली रेशो, ऐसे रेशो भी दी जा सकती है। जैसे अभी मैंने बताया था 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी, 4th मालूम करनी होगी। या ये कहा जा सकता है जी टाइम की जो टेम्परेचर की रेशो बता दीजिए और वॉल्यूम की रेशो पूछ लीजिए, यानी T1 T2 रेशो बता दीजिए, V1 V2 पूछिए, तो आप उसको डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन के मुताबिक रेशो वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपको, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, 5वीं तरह का जो क्वेश्चन होता है वो डायग्राम बेस्ड होता है। लास्ट डायग्राम बेस्ड, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने एफएससी के अंदर तो डायग्राम से वैसे जान छुड़वा रहे होते हैं, तो एंट्री टेस्ट में बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और डायग्राम बेस्ड में से सिर्फ 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। डायग्राम में या तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है या एरिया अंडर द ग्राफ, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे फाइंड करना है मेरा लेक्चर मौजूद, आप सुन सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ कैसे फाइंड करना है वो भी में मौजूद है। तो बहरहाल आज इन चीज़ों को सिखाना मेरा मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ कि 5 तरह के ये सवालात आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको किसी भी टॉपिक को इन 5 एस्पेक्ट से, 5 एंगल से आपको तैयार करना है, जिसमें चौथा एंगल सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ याद करने वाली है, ये भी चीज़ याद करने वाली है, ये भी याद रखने वाली एक किस्म की कंसेप्ट, एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपको किसी चीज़ को याद रखने में आसानी करे। तो कंसेप्ट भी आपको याद करना सीखना है। लेकिन जो चौथा पार्ट है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 6 तरह की कैटेगरी आ गई हैं। न्यूमेरिकल है, इनवर्स रिलेशन है, इंक्रीज डिक्रीज वाला है, रेशो वाला है, 3 वैल्यूज गिवन है, 4th अननोन पूछी गई है, ग्राफ। तो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो ये वाला है। तो आपको इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और इसमें से हर तरह के एंगल्स के ऊपर, हर तरह की कैटेगरी के ऊपर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। हर लेक्चर में मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर तरह का क्वेश्चन करवाया जाए। तो ये आपके आज ये थी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आपने अब आइंदा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो बेटा ये थी आपके MD कैट के कुछ तरीक़ेकार कि आपने कैसे तैयारी करनी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझसे शेयर कर सकते हैं, या ऑडियो की शक्ल में मुझसे पूछ सकते हैं। ये नंबर मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये नीचे नंबर आ गया मेरा। आप इस पर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करना है आप लोगों ने, और मेरे रिप्लाई का वेट करना है, जज्बाती नहीं होना, क्योंकि इतने सारे मैसेज आएंगे तो मैं सबको एट द टाइम रिप्लाई नहीं कर सकूँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझसे पूछें, हेजिटेट ना करें,
ठीक है। और अगर व्हाट्सएप नहीं करते तो एटलीस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।